पता नहीं यार, देखो ये किसको जानने की ज़रूरत है या फिर इसको बताने का कोई मतलब है भी या फिर नहीं, लेकिन इस फोटो को देखो आप, जो कि ऑब्वियसली जाना पहचाना चेहरा है हमारा साशा बैंक्स का, मर्सिडीज मोने का। और इनके पास अगर आप काउंट करोगे भाई, तो इस पॉइंट पर 8 चैंपियनशिप बेल्ट हैं। मतलब मेरे को ये तो पता था कि अच्छा ठीक है, जो मर्सिडीज मोने है उनको बहुत तगड़ा कुछ पुश मिल रहा है, लोग उनको वही अगेन होगन वाली बात बोलते हैं कि कैसे ये अपने आप को पुश दिलवा रही है बहुत ज़्यादा, या जो भी वो सारी चीज़ें थी। लेकिन ये 8 बेल्ट कब हो गई ये तो मुझे पता भी नहीं चला। और इसमें से जो एक आध बेल्ट मैं समझ भी पा रहा हूँ वो बीच में है, जो कि AEW की TBS चैंपियनशिप है। पता नहीं कहाँ कहाँ पे जा जाके किधर किधर के कौन कौन सी जो चैंपियनशिप है वो साशा बैंक्स के पास आ चुकी है। मतलब अब ऐसे में क्या लगेगा, देखो आगे जाके 10 साल बाद तो आई थिंक ये एक बहुत ही मेमोरेबल चीज़ हो सकती है ऑब्वियसली, कि इतनी बेल्ट किसी एक सुपरस्टार के पास है क्या, किसी के पास इतनी आई है पहले, ये याद भी नहीं आ रहा मुझे तो सही से। वो एवोल्यूशन का टाइम एक मुझे याद आ रहा है। तो अब इतनी सारी इनके पास बेल्ट हो गई तो लोग इनका मजाक सही थोड़ा उड़ा रहे हैं कि ये क्या हिसाब किताब है भाई, इतना बेल्ट कोई कैसे जीत सकता है। आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। फनी पता इसलिए भी है क्योंकि साशा बैंक्स WWE से गई ही इसलिए थी क्योंकि उनके हिसाब से जो उनकी बुकिंग है वो वैसी ही चली नहीं थी। और नवमी वाला जो सारा सीन है वो आपको पता ही होगा, लेकिन अभी आप देखोगे तो नवमी के पास भी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो ऐसा ही सीन चलता है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर से स्टार्ट करते हैं भाई। और ड्रू मैकिंटायर के साथ थोड़ा सा मामला सीरियस हो गया है, और जिसकी वजह से चांस है कि क्या पता वो समर स्लैम के शो पर आ भी ना पाए। तो क्या किया ड्रू मैकिंटायर ने, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बताया अपने ट्विटर अकाउंट पे, जहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे वो ब्रिटेन में ही फंस के रह गए हैं, उनके पासपोर्ट वगैरह का कोई जो चुल चल रही है और उस वजह से उनको फ़्लाइट ही नहीं मिल रही है, मतलब जाने ही नहीं दिया जा रहा कि वो ब्रिटेन से इंग्लैंड से निकल के दोबारा से US के अंदर आए। और उसके बाद फिर वो काफ़ी गुस्से में भी है यहाँ पे कि यार ये क्या हिसाब किताब चल रहा है मेरे साथ। अब वैसे क्या होता है कि जब ऐसे इधर से उधर कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करते हो तो अगर आप एक पॉपुलर नेम हो तो ठीक है, वो हो जाता है हिसाब किताब। फिर इतना ज़्यादा कुछ मतलब रूल्स ऑब्वियसली फॉलो करने पड़ते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। बट हो रही है ड्रू मैकिंटायर के साथ, और ड्रू मैकिंटायर खुद लिखते भी हैं कि चांस है काफ़ी अच्छा कि मैं आ भी ना पाऊँ समर स्लैम में। लेकिन इसके बाद फर्दर ये पता चला कि ये भी जो भी सिचुएशन है, पहली बात ये रियल है, ऐसा नहीं है कोई स्टोरी लाइन का पार्ट है। और WWE जुगाड़ करके कर ही लेगी। और जो टैग टीम मैच होना है उनका, जहाँ पे वो टीम अप करने वाले हैं लोगन पॉल के साथ अगेंस्ट रैंडी ओटन और जेली रोल, ये वाला जो मैच है वो होगा। अब देखो इस चीज़ को भी ड्रू मैकिंटायर सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, जो कि लोगों को ना एक अलग कनेक्शन बनवाने में मदद करता है, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा लेके आए नहीं जाते। लेकिन ड्रू मैकिंटायर को पता है, आई थिंक लोगन पॉल से ज़्यादा उन्होंने सीख लिया है कि कैसे कैसे हमको जो है सोशल मीडिया पे काम करना होता है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल या परसों बताया था कि समर स्लैम की जो नाइट 1 है उसका मेन इवेंट CM पंक और गुंथर का जो मैच है वो करके नहीं दिखा रहे वो, मतलब जो कवर है उसका वो रोमन रेंस वाला टैग टीम मैच है। लेकिन अब इसको फिर से अपडेट किया गया है, और नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने चेक किया भाई, तो नाइट 1 नाइट 2 दोनों का ही जॉन सीना और कोडी रोड्स का था। लेकिन पीकॉक के ऊपर जहाँ पे WWE स्ट्रीम होती है US में, वहाँ पे जो मैच है वो कौन सा वाला है, वो है ये CM पंक और गुंथर वाला। यहाँ पे रोमन रेंस वाला टैग टीम मैच है नहीं। तो अब काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा हो गया मामला। अगर मैं देख भी रहा था ना ट्विटर पे, तो दोनों ही जो फैंस हैं वो डिवाइड हो गए हैं, दोनों ही पार्टीज़ की कौन सा मैच मेन इवेंट करना चाहिए। जेउस, ये सॉरी जेउसो कहाँ से आ गया ये, हाँ जेउस और रोमन रेंस वाला टैग टीम मैच, या फिर ये दूसरा CM पंक और गुंथर वाला मैच। मेरा तो आई थिंक न्यूट्रली ओपिनियन है इसके ऊपर। मैं तो जब समर स्लैम हो जाएगा तब उसके बाद जो मैच मेन इवेंट में होगा और जो नहीं होगा फिर देखूंगा कि अच्छा किस मैच में ज़्यादा भसड़ या ड्रामा था, कौन सा ज़्यादा एंटरटेनिंग था, उस हिसाब से फिर पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा है। लेकिन अभी तो आई थिंक WWE भी थोड़े से डाउट में ही है, क्योंकि अगर रोमन रेंस हैं किसी शो पर और अगर 2 नाइट्स का इवेंट है और वो मेन इवेंट नहीं हो रहा, तो फिर वो थोड़ा ऐसे एक अलग नज़रों से देखने वाली बात हो जाती है। ट्रेविस स्कॉट का सीन सपाटा पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, तो भाई अब पूरी क्लैरिटी मिल गई इसके बारे में कि ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ तो आज तक आए हैं, कभी ट्रेविस स्कॉट जैसा किसी के साथ नहीं हुआ, और ट्रेविस स्कॉट ने जैसा किया वैसा भी किसी सेलिब्रिटी ने नहीं किया। तो पता ये चला कि जो TKO के CEO हैं हमारे आरी इमैनुअल, उन्होंने कुछ फेवर किया है, ये कुछ तो उनकी यारी दोस्ती में उन्होंने ट्रेविस स्कॉट को वाले स्पॉट पे रखा था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि ट्रेविस स्कॉट के अंदर कुछ बहुत ही अलग चीज़ देख ली थी WWE ने, ये सिर्फ इनकी कुछ तो हिसाब किताब था, और उस हिसाब किताब के चलते ही ट्रेविस स्कॉट को वहाँ पे फीचर किया था। इस वजह से नहीं कि ट्रेविस स्कॉट ने कुछ बहुत तगड़े एफर्ट्स डाले हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि कुछ था इनका, कुछ तो पता नहीं होगी डील होगी, पता नहीं क्या, जो भी बातों में वो फेवर वेवर दे रहे होंगे, तो उस हिसाब से था। वो भी देखो TKO के बंदे यहाँ पे जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो जो WWE के फैंस हैं हम पुराने वाले मतलब कि TKO वाली डील से पहले ही हैं वैसे सारे, तो फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि TKO का नाम सुनते ही उसमें पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर लोगों को लगता है भाई ये अब हमारा वो असली स्पोर्ट नहीं
नहीं रहा जिसको हमने पसंद किया था। तो ये रीज़न था कि ट्रेविस स्कॉट इतना क्यों फीचर हो रहे थे, जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। और वो सच भी था, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि ट्रेविस स्कॉट के अंदर कोई बहुत खास बात थी या फिर वो कुछ बहुत अलग कर रहे थे कि उनको इतना बड़ा स्पॉट दिया। भाई रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डाला था उनको, तो बड़ी बात तो है ही। कल की मंडे नाइट रॉ बहुत सारे कारणों की वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक मिक्स टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल के लिए अनाउंस किया है, जो कि एजे स्टाइल्स, आस्का एंड कायरी सेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, रकेल रॉड्रिगेज और रोक्सेन पेरेज का होने वाला है। तो भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई कहानी, क्योंकि मिक्स टैग टीम मैच हमको देखने को मिलते नहीं है। और उधर अगर आप देखोगे तो एजे स्टाइल्स, आस्का एंड कायरी सेन, जो कि तीनों की अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो वो जापान से है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है टैग टीम मैच। एंड ऑब्वियसली कल आपको पता ही है ईद का चांद एक बार फिर से निकलने वाला है। रोमन रेंस कल होंगे शो पर। जे ऊसो और गुंथर के सेगमेंट को भी एडवर्टाइज कर दिया। जे ऊसो और ब्रॉन्सन रीड का मैच होने वाला है कल। टैग टीम टाइटल्स का भी मैच होगा और साथ में रिया रिप्ली, ईओ स्काई, स्टेफनी वैकेर और निकी बेला नेओमी, ये सारे निकी बेला वर्सेस नेओमी, चेल्सी ग्रीन और सीक्रेट हर्विस का भी मैच होगा। तो कल की मंडे नाइट रॉ तो काफ़ी स्टैक्ड लग रही है। और वैसे भी समर स्लैम से पहले मंडे नाइट रॉ का शो है, तो कोशिश तो पूरी करेंगे कि इसमें ये हाइप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बना सके। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अल्बर्टो डेल रियो को जो है मैच में वो हार गए हैं, तो ट्रिपल ए प्रमोशन से अब उनको फोर्सफुली निकलना पड़ेगा। अब क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहे हैं? तो भाई अब फाइटफुल के बारे में कुछ अपडेट दिया और वो कहते हैं कि डेल रियो का जो स्टेटस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, उसमें कोई भी चेंज आया नहीं है उनके ट्रिपल ए प्रमोशन से एग्जिट के बाद। वो जैसा था वो अभी भी वैसा ही है। और वो जैसा था वो क्या था? वो ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल डेल रियो को लाने में इंटरेस्टेड है नहीं। अब मुझे नहीं पता कि यार क्या, मतलब ये तो कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे बोलते हैं ना, दीन ईमान धर्म है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का। जिसको लगेगा कि भाई फायदे का सौदा है उसको बुला लेंगे। इनको पता है कि डेल रियो को लाके फायदे का सौदा भी होगा। ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत तगड़ा ही हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट काफ़ी सारे सुपरस्टार सभी ऐसे हैं जिनको रख के कोई फायदे का सौदा होता नहीं है। अगर तुम सिर्फ पैसों की ही बात कर रहे हो कि बजट कट, ये सब जो ये करते रहते हैं, तो पता नहीं, मुझे लग रहा है डेल रियो के साथ किसी को खास ही कुछ दुश्मनी है जिस वजह से वो आता नहीं है। हिस्ट्री तो भाई बहुत सारे लोगों की अजीब अजीब रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रहे होते हैं। तो पता नहीं इस सिचुएशन को अब डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे कैसे देखने वाली है। एक ट्विटर पे मैंने वीडियो देखी, मैं आपको फोटोज़ के थ्रू दिखाऊंगा, और यहाँ पे बड़ा मस्त लग रहा है भाई देख के। टिफनी स्ट्रैटन ना बीच में चल रही हैं, ये एयरपोर्ट से इधर उधर आते जाते ही रहते हैं क्योंकि इनके शोज़ जो है अलग अलग सिटीज़ में होते हैं। तो यहाँ पे पूरे जो MFT है, जो ये सोलो सिकोवा का ग्रुप है, उन्होंने बिल्कुल प्रोटेक्ट करके वो चल रहे हैं बीच में टिफनी स्ट्रैटन को रख के। और लोग इस सीन को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं कि भाई देखो, इजीली हम पसंद करते हैं सोलो सिकोवा को, क्योंकि भाई बंदा दिल का जो है बड़ा दिलदार है। वैसे यहाँ पे आगे पीछे उनके सिक्योरिटी वाले बंदे, उनके बॉडीगार्ड चल ही रहे हैं। और मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं आज तक आई थिंक जितनी भी सुपरस्टार से इन पर्सन मिला हूँ, उसमें मैंने हर बार इस सिक्योरिटी गार्ड वाले बंदे को तो देखा ही है। पता नहीं यार ये हर जगह कैसा पहुँच रहा होता है। तो ये बड़ा एक मस्त सी साइट लगी देखने में कि टिफनी स्ट्रैटन को कैसे बीच में प्रोटेक्ट करके चल रहे थे। यार पता नहीं क्या चल रहा है ब्रॉक लेसनर के साथ। और मैं सही बताऊँ, इतना ज़्यादा किसी सुपरस्टार के लिए टीजेस शायद मैंने तो आज तक नहीं देखे। एटलीस्ट पिछले 8-9 साल में शायद ही ऐसा हुआ है, पिछले 8 साल में, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी सुपरस्टार को कुछ इस तरीके से टीज कर रही हो। अब क्या ये टीज भी है? क्योंकि वही है, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशन है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अपने ये समर स्लैम के ग्रेटेस्ट मैचेस को रैंक कर रही है, एक बार फिर से उसमें ब्रॉक लेसनर का मेंशन है। पूरी एक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट करी है जैसे कि वो सीरीज के अंदर कर रहे हैं। और 4th नंबर पे उन्होंने जो ग्रेटेस्ट समर स्लैम मैच ऑफ ऑल टाइम रखा है वो है CM पंक और ब्रॉक लेसनर का। और ये अब मैं तो काउंटिंग में भूल चुका कि पता नहीं कितने मैचेस जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फीचर कर लिए हैं ब्रॉक लेसनर के इस पूरे समर स्लैम वाली लिस्ट में। अब सोचो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अवॉइड कर रही होती ब्रॉक लेसनर को, तो उनको पता है भाई समर स्लैम में तो तगड़े तगड़े बंदे के मैचेस हैं, तो वो ऐसा सीरीज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लेके आते अभी। और ये समर स्लैम से पहले भी हो रहा है। लेकिन बोलने के लिए इतनी बड़ी बात है ना कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2025 में रिटर्न कर रहा है। इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ बात ये नहीं है कि आप ये बोलो कि यार ये सरप्राइज रिटर्न था या फिर ये बंदा, क्योंकि उनके साथ तो मामला ही अलग है। जैसे एक नॉर्मल सरप्राइज रिटर्न की तरह नहीं हो सकता, कंसिडरिंग जो केसेस वाली चीज़ों में फंसे हुए हैं ब्रॉक लेसनर, या जिसमें भी उनका नाम आया, क्या फंसे क्या नहीं, वो सारी बातें आपको पता है। तो इसलिए ऐसा बोल नहीं सकते, या फिर ये नहीं कह सकते यार क्या ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगेन वहाँ पे मामला लॉयर का, जब कोर्ट केसेस का होता है तो वो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन इतने टीजेस यार मेरे को तो नहीं याद आ रहा मैंने कभी किसी सुपरस्टार के लिए देखे थे। आपको क्या लग रहा है समर स्लैम के लिए क्या कुछ अनथिंकेबल चीज़ होने वाली है? मैं अगेन बता रहा हूँ भाई, गलती से भी मेरी बातों में आके भी
इस भ्रम में मत रहना या फिर इस एक्सपेक्टेशन में मत जाना कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो रहा है। कुछ होगा तो आगे देख लेंगे, लेकिन जस्ट अभी उसे एक नॉर्मल शो जो मैचेस हैं कार्ड पर उसकी तरह ट्रीट करोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक फोटो दिखाई था ना जेकब फाटू और कोडी रोड्स की। अब यहाँ पे आप इस फोटो में देखो सिर्फ ये कितनी बार ही कर चुके हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी कंधों में उठाया था, सीएम पंक को भी उठाया था और रैंडी ऑर्टन को भी, और अब जेकब फाटू को भी उठा लिया। लग रहा है लाइव इवेंट में पूरी फैंस के एंटरटेनमेंट की जो जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरीके से कोडी रोड्स निभा रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा ऐसा अनरियल सी फोटो तो ये वाली लग रही है जहाँ पे अपने कंधों पे उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को उठाया हुआ है, और जिस टाइप का साइज बिल्ड जो हाइट है उनकी, मानना पड़ेगा कि कोडी रोड्स के स्क्वाड्स तो शायद जिम में बड़े तगड़े ही होते होंगे। रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर का जो टैग टीम मैच है उसके मैंने आपको ऑड्स बताए थे, और उन ऑड्स में बहुत ज़्यादा हैवी फेवरेट थे, हैवीली जो नाम था वो रोमन रेंस और जे उसो का ही था मैच को जीतने के लिए। बट इस मैच में शायद एक अनएक्सपेक्टेड या फिर बोल सकते हो एक एंड में तगड़ा वाला ट्विस्ट आ सकता है, और वो ये है कि ऑड्स के कैसे भी होने के बावजूद ये मैच रोमन रेंस एंड जे उसो हारने वाले हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि WWE की स्टोरी लाइन आने वाले महीनों में यही होने वाले है कि कैसे रोमन रेंस ये ब्रॉनसन रीड, सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर वाले ग्रुप से पार पा पाते हैं, और हमको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि समर स्लैम के बाद एक बार फिर से रोमन रेंस एक ब्रेक पर जा सकते हैं। तो वो ब्रेक पे ऐसे भेजा जाएगा कि जब वो रोमन रेंस एंड जे उसो दोनों को ही सूतेंगे, उनको ही धोएंगे, उनको ही मारेंगे, उनको ही हराएंगे, एंड देन उसके बाद जब सर्वाइवर सीरीज के अराउंड वो टाइम आएगा जब रोमन रेंस एक बार फिर से WWE की स्टोरी लाइन में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, वहाँ से फिर उनकी स्टोरी शुरू होगी। क्योंकि अगर बंदा ब्रेक पे ही जा रहा है तो यहाँ पे एक विक्ट्री के साथ अगर वो जा रहा है तो उसका कोई ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, और फिर वैसे में ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर भी थोड़े से वीक दिखा दिए जाएंगे। तो ये एक पॉसिबल फिनिश है जो कि रोमन रेंस और जे उसो के मैच में हो सकता है, कंसिडरिंग कि रोमन रेंस शायद एक ब्रेक पे जाएंगे और फिर उसके बाद WWE उनको लाचार और बेचारा भी दिखाना चाहेगी। बाकी ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।